हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 28 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन से इम्पेडिमेंट्स हैं और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का क्या रोल है इसमें, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है दुल्हस्ती का स्टेज 2 का अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा ये दुल्हस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे बनने की बात हुई है, साथ ही साथ इसमें कौन से पीवाईक्यूज पूछे जा सकते हैं, इंदस वाटर ट्रीटी के साथ इसका क्या रिलेशन है, मैं सारी चीज़ें एक जहाँ पे कंपाइल करके आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया में कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हैं, उसमें कौन कौन से फंडिंग गैप्स हैं जिसकी वजह से हेल्थ फॉर ऑल अचीव नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। ये जो पूरा आर्टिकल है इसका नाम ही हेल्थ फॉर ऑल है और इसी से कनेक्टेड आप देखेंगे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। आप देखेंगे यहाँ पे जो मैं पॉइंट समझाऊंगा उन पॉइंट्स का सहारा लेकर के आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बटरफ्लाइज का और क्लाइमेट चेंज का आपस में क्या कनेक्शन है। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग से बटरफ्लाइज के हैबिटेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जो इसके थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल मैंने बटरफ्लाइज के ऊपर समझाया था वो मैं आपको समझाऊंगा, रिकॉल करवाऊंगा। कुछ नई स्पीशीज़ जो बटरफ्लाई की हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, और यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं बटरफ्लाई से कनेक्टेड वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सांभर लेक के ऊपर बात है। यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा स्नैप है, उस फोटो से आप देखेंगे किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन को मैं पिक करूंगा और आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जहां से प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन पूछे जाने की। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब देखिए पहला आर्टिकल काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी स्टोरेज ग्रीन हाइड्रोजन टू रीशेप आरई सेक्टर, दैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अब यहाँ पे मैंने इस पूरी समरी को नहीं समझाया है। यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे तो मैं आपको द हिंदू नहीं पढ़वा रहा हूँ बैठा के। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अगर मैं कुछ भी बताऊँ द हिंदू का तो वो एक ब्लूप्रिंट फॉर्म में होना चाहिए, एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं टू द पॉइंट आपको बताऊँ कि जो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है थ्रू, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहां पे बोला जाए कि भैया इंडिया के जो एनर्जी इकोसिस्टम है दैट टू रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम उसे कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो यहां से आप निकाल नहीं पाओगे पॉइंट्स को। लेकिन ये जो मैंने आपके लिए लिख दिया ना बेटा, इन पॉइंट्स को आप एज इट इज लिख दोगे आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले हमें एनर्जी स्टोरेज को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। बैटरी बैक्ड और हाइब्रिड सिस्टम को हमें और अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइजेशन जब होगे तब वो क्या होगा, उन्हें राउंड द क्लॉक सप्लाई मिल पाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, उस जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी करने के लिए प्रॉपर बैटरी होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो अहम रोल है एनर्जी स्टोरेज होने का। और आपको पता होगा एनर्जी स्टोरेज के ऊपर यूपीएससी ने 24-25 में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एज इट इज, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब आप ये जो ग्रीन हाइड्रोजन शब्द है इसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज के समय सबसे बड़ी चीज़ जो क्रिएट हो रही है वो क्या है, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हैवी ट्रांसपोर्ट, इन सब में कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी डिमांड उठती है कि रिन्यूएबल पावर अगर हमें चाहिए तो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत अहम रोल होगा। और ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी चीज़ ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन को एक्वायर किया जाएगा ग्रीन तरीके से। और जब ग्रीन तरीके की बात हो रही है तो आपने सुना होगा कि वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर से H2O में से H को निकाला जाएगा और H निकाल के हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे। फिर और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को मोबालाइज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करना पड़ेगा, हमें ग्रिड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, स्टोरेज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड और उसके बीच में जो लोकेशंस हैं वहाँ पे राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी साथ ही साथ जो एनर्जी सप्लाई है वो बिल्कुल भी रुके ना।
हमें इंडस्ट्रियल एडॉप्शन करना होगा। अब इंडस्ट्रियल एडॉप्शन मतलब क्या है, जो भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं मेक श्योर करना हो कि वो भी इस चीज़ को अपनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल अभी भी कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल के ऊपर ही रिलाई कर रही हैं और जो कंज्यूमर्स हैं वही केवल जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो हमें अगर ट्रांसफॉर्म करना है रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम तो हमें ये सारे मेथड्स को अपनाना पड़ेगा और प्रॉपर अपनाने के बाद जब कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस होगी और एकदम ग्राउंड लेवल पे हर एक स्ट्रेटा इसको अडॉप्ट करेगा तो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जब बात होती है तो ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट डाला गया है। फोकस ये है कि डीकार्बोनाइज करना किस चीज़ को, जो कि आपके स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और हैवी ट्रांसपोर्ट के सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। और सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे डेडिकेटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाई जाएगी, इलेक्ट्रोलाइजर्स को और अच्छे तरीके से स्केल किया जाएगा। और ये जब सारी चीज़ें होंगी तो इम्पैक्ट क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, रिन्यूएबल पावर और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन होगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी अच्छी खासी हमारी स्केल कर जाएगी यहाँ पे। अब जब ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलाइजर का मतलब है तो इसका क्या अर्थ है, किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रोलाइजर अगर आप ध्यान दोगे तो कैसे काम करता है, अगर आप वाटर देख रहे हो या फिर हाइड्रोजन को जो निकाल के इन द एनर्जी फॉर्म कन्वर्ट करने में मदद करता है, वो एक डिवाइस होता है बेसिकली, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे यूपीएससी 24 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ एमिशन अगर वो पावर किया जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा उस फ्यूल सेल को। तो आपको ऑब्वियसली बात है पता है, वाटर वेपर निकलेगा, क्योंकि अगर कभी कोई फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल का मतलब क्या है, एक बैटरी होगी, उस बैटरी में अगर पानी डाला जाएगा तो पानी में से क्या होगा, हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा, फिर वो हाइड्रोजन जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में और फिर उससे क्या होगा, वो पावर करेगी उस व्हीकल को। तो उसमें आउटपुट क्या होगा, अगर आप ध्यान दोगे जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है उनसे जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो कार्बन ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे जो रिलीज होगा दैट विल बी वाटर वेपर, ठीक है। फिर देखते हैं 2015 का एग्जैक्टली सेम चीज़ पूछी गई है, उसी फॉर्म पे डाला गया है। कह रहे हैं इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। क्या ये सही है? यस। फिर यहाँ पे कह रहे हैं फ्यूल सेल का इस्तेमाल इसलिए कर सकते हो लेकिन इसलिए नहीं कर सकते हो। क्या ये सही है? नहीं, दिस इज नॉट राइट। फिर कह रहे हैं फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। यूपीएससी जब कभी भी ऐसे स्टेटमेंट को लिखे कि x इज इक्वल टू वाई या x इज द मीनिंग ऑफ y, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो क्या कह रहे हैं, x प्रोड्यूसेस दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो जब इस तरीके से फॉर्मेट डाला जाता है तो यूपीएससी अक्सर वहां पे नाउन्स को रिप्लेस कर देती है। तो यहाँ पे वन ओनली इज दी राइट वन। अब बात करते हैं 23 के क्वेश्चन को। फिर वही बात हो रही है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे सवाल पूछा गया है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज फ्यूल। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑल थ्री आर करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आर्टिकल किसके ऊपर था, आर्टिकल था इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कैसे इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट मीडियम, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है दुल्हस्ती का स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे 260 मेगावाट का दुल्हस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि चेनाब रिवर पे, ये जरूर ध्यान रखिए, चेनाब रिवर पे किश्तवाड़ जिला जम्मू एंड कश्मीर में अप्रूव कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा। अब यहाँ पे ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब एक रिवर रन कर रहा है, उसी के ऊपर एक क्या बना दिया जाएगा, एक डैम बना दिया जाएगा। और डैम में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी रखी गई है। अब ये जो अप्रूवल आया है ये कब आया है, जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई थी 1960 वाली। अब ये क्यों हुआ था आपको पता है, पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये चीज़ इंडिया की तरफ से की गई थी। तो यहाँ पे आपको इंटरलिंक करना है जियोपॉलिटिक्स को कि इंडस वाटर ट्रीटी को जब हटाया गया, इंडिया ने मानने से मना कर दिया, तो इंडिया ने उसी के रिस्पॉन्स में दुल्हस्ती स्टेज 1 स्टेज 2 की बात जब आती है तो ये इसी रेस्पेक्ट में बात हो रही है। अब इसका स्ट्रैटेजिक पुस्ट ये है कि गवर्नमेंट एडवांस कर रही है मल्टीपल इंडस
बेसिन्स में अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को। यहाँ पे मैंने सवालकोट, रैटले, बरसर, पकालडुल, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रैटेजिक कहे जा रहे हैं क्योंकि सब इंडस बेसिन से कनेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो आपको इसमें पेपर पर्सपेक्टिव से क्या पता होना चाहिए, तो आपको पहले तो दुलहस्ती पता होना चाहिए, कहाँ पे है वो पता होना चाहिए, कौन से रिवर पे है, वो रिवर कहाँ से निकल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप अगर ध्यान दोगे तो ये आपका कश्मीर के इलाके में ये रहा चिनाब, यहाँ पे दुलहस्ती बनने की बात हो रही है। सेकेंड वाला किश्तवाड़ जिला ये रहा, ये पाकिस्तान का रीजन है। अब यहाँ से चिनाब रिवर जब जाएगी तो यहाँ पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक आप बोल सकते हो फॉर अ मोमेंट एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन होगी कि इंडिया के हाथ में कंट्रोल हो सकता है, ये पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर उसने पानी रोक दिया तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वाटर की स्कैरसिटी बन सकती है, ये उनके हिसाब से ये उनका मानना है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेशन भी हो रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। अब वो इंडिया के ऊपर है कि वो इस चीज़ को कैसे टैकल करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, स्टेज 1 और स्टेज 2 वाले में जो बात होते हैं। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाएगी। जब रिन्यूएबल लेवल पे हम इसको काम करेंगे तो जो हमारे ग्रिड्स हैं उसमें एक एनर्जी सिक्योरिटी एक अच्छे खासे लेवल पे स्केल होगी। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अब इंडिया का जो यूटिलाइजेशन है चिनाब रिवर का वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। रीजनल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लो कार्बन पावर होगा क्योंकि इंडिया का जो क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट कमिटमेंट्स है उसको सपोर्ट करता है। ग्रिड की स्टेबिलिटी को ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा, कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे जो स्टेज 1 का दुलहस्ती था उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को वो और ज़्यादा लेवरेज देगा एक तरीके से, तो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि स्टेज 1 वाले के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, या स्टेज 2 में जो दोबारा से जब एक और एड ऑन होगा तो ये चीज़ शो करती है कि कैपेसिटी जो रहेगी पूरी दुलहस्ती की उसमें एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल आप देखिए क्या कह रहा है, इज हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन ऑन ट्रैक। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मैं पहला पॉइंट बताता हूँ, इंडिया में किस तरीके से हेल्थ बर्डन बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्ज हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की, री एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस की, क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ रिस्क की, और जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक विद समय होता चला जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है। जब कभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है तो उससे जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म होने लग जाते हैं, और साथ ही साथ जो आपके बेकार बैक्टीरिया होते हैं वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं, तो एक तरीके से आपका इम्यून सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के हेल्थ बर्डन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं कौन कौन से की चैलेंजेस हैं, तो अगर पहला की चैलेंज की बात की जाए तो पब्लिक हेल्थ फंडिंग काफ़ी लो है। अगर हेल्थ फंडिंग की बात की जाए तो दिस इज लेस देन 2% ऑफ जीडीपी, यही पूरे आर्टिकल में बात की गई है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने इस आर्टिकल को ही फ्रेम कर दिया इस फॉर्म में जिससे आप उसके आंसर्स को फ्रेम कर पाएं। फंडिंग शॉक्स भी है, काफ़ी बार क्या होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होता है उस सपोर्ट में जब विड्रॉल हो जाता है तो ये चीज़ भी इम्पैक्ट करता है। डिसीज़ का बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, बाकी डिसीजेज हैं, क्लाइमेट लिंक्ड जो इलनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो वायरल डिसीजेज हैं वो भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं, तो ये हेल्थ बर्डन को और ज़्यादा सीवियर कर देता है। टीवी और AMR जो है वो भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। इंडिया की एयर क्वालिटी, फार्मा क्वालिटी का फेलियर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ये सारे की चैलेंजेस हैं इंडिया के ऊपर जो हेल्थ बर्डन और ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में बात की जाए तो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, बेड्स, डायग्नोस्टिक वर्कफोर्स उतने अच्छे से नहीं है। अब अगर बात की जाए इन सभी की चैलेंजेस सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो सोल्यूशन क्या होंगे, जो कुछ भी की चैलेंजेस होगा उसका आपको सिंपल वाइस वर्सा कर देना है, तो आपको यहाँ पे उसका वे फॉरवर्ड मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमको यहाँ पे अपनी हेल्थ स्पेंडिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो डोमेस्टिक रिसोर्स हैं उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा, डिसीज कंट्रोल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, सर्विलांस करना पड़ेगा, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को टैकल करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर तरीके से
एक ऐसा फॉर्मुलेट करनी होगी पॉलिसी जिससे एयर क्वालिटी इम्प्रोवाइज हो सके, अर्बन पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा, जो फार्मा कंपनीज हैं अनरेगुलेटेड उनको रेगुलेट करना होगा, और उनमें जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स की ऑडिटिंग करनी होगी, और जो हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत करना होगा बाय ब्रिंगिंग इन मोर बेड्स, लैब्स, वर्कफोर्स, और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी अच्छी खासी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव हेल्थ फॉर ऑल। तो अब आप ध्यान दोगे जो क्वेश्चन मेंस में पूछा गया हेल्थ फॉर ऑल के ऊपर, तो क्यों नहीं अचीव हो पा रहा, ये सारे पॉइंट्स हैं उसके लिए, और कैसे अचीव हो सकता है उसके लिए सारे सॉल्यूशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल एक सिंपल सा फोटो है आपके सामने। अक्सर जैसे ही आप इस टाइप का फोटो देखते हो पेपर में, आप सिंपली स्किप कर देते हो ये सोच के कि क्या ही है इस पेपर में, ये देख के ही आप स्किप करो क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन आप ध्यान दोगे यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा, फ्लैमिंगो सीन एट सांबर लेक। बट इतना बहुत है आपके लिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे यहाँ से स्टैटिक पोर्शन निकलेगा। सांबर लेक के बारे में बताऊँ तो राजस्थान में इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रामसर की वेटलैंड साइट भी है, डेजिग्नेट की गई थी। अगर मैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये मेजर विंटरिंग ग्राउंड होता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, स्पेसिफिकली फ्लैमिंगो। तो आपसे बोल देंगे फ्लैमिंगो है सांबर लेक, आप सोचो सांबर कहाँ पे है, सांबर अगर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आप देखो कैसे, वहाँ पे क्या करेगी आपका फ्लैमिंगो। तो ये चीज़ अक्सर डाउट क्रिएट करता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक रिच श्रिम्प और एल्गे को भी सपोर्ट मिलता है इस सांबर लेक में। अगर मैं इकोनॉमिक रोल की बात करूँ तो यहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन का हब कहा जाता है। अगर मैं थ्रेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे इलीगल सॉल्ट एक्सट्रैक्शन एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जो फ्रेश वाटर का इनफ्लो है वो रिड्यूस है, पोल्यूशन एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंजेस पूरे सांभर लेक में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वाटर जो आपकी वार्मिंग हो रही है वो किस तरीके से बटरफ्लाइज को और उनके जो प्लांट्स हैं उन दोनों से अलग कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बटरफ्लाइज को पुश कर रही है हायर एलिवेशन पे, लेकिन धीरे 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 जो उनके बटरफ्लाइज ऊपर जाती हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उससे क्या होगा, बटरफ्लाइज ऊपर के एल्टीट्यूड पे जाएंगी, लेकिन जो उनके छोटे छोटे कैटरपिलर्स होते हैं वो सरवाइव तभी कर पाते हैं जब एक राइट होस्ट उनके प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो जब प्रॉपर स्टडी की गई तो उससे ये पता लगा कि भैया अगर इसी तरीके से होगा तो बाय 2090 17 स्पीशीज लूज कर देंगी अपना हैबिटेट और अपना होस्ट, और जो माउंटेन स्पीशीज होंगी वो धीरे 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 प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो लो लैंड स्पीशीज से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, और इसको होने से काफ़ी बड़ा चैलेंज उठेगा। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे बात आ रही है। इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग फोर्स कर रहा है बटरफ्लाइज को हायर एलिवेशन पे, और जो कैटरपिलर्स होते हैं छोटे छोटे वो स्पेसिफिक होस्ट पे रिलाय करते हैं। तो फाइंडिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हायर एमिशंस सिनेरियो में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और जब ये होगा तो ब्रीडिंग, सर्वाइवल हैबिटेट, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा लूज होगा, और जब लूज होगा तो उससे पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ध्यान दोगे बटरफ्लाइज से बात हो रही, थोड़े दिन पहले मैंने यही बटरफ्लाइज के ऊपर बताया था कि जो केरल में बटरफ्लाई की डाइवर्सिटी है वो कैसे एज एक हॉटस्पॉट की तरीके से है, यहाँ पे कितनी सारी स्पीशीज़ जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। तो जो बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ रिकॉर्ड की गई थी केरला में 6 फैमिली से बिलोंग कर रही थी, मैंने सबका नाम यहाँ पे बताया था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर ध्यान दोगे जो बैंडेड डफर, कॉमन डफर, फिर आपका पैलेट फॉन, ये सारी की सारी क्या है, ये सब नाम है बटरफ्लाई के। अगर मैं सिर्फ पेपर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आपसे पेपर में बोल देंगे बैंडेड डफर ये किस चीज़ का नाम है, तो आपसे बोल देंगे बटरफ्लाई का नाम है या फिर किसी दूसरी स्पीशीज़ का नाम है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो बात हो रही है ये बटरफ्लाई के रिकॉर्ड में हो रही है। ठीक है, चलिए अगर आप देखिए 24 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। तो हाउ मेनी ऑफ दी अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज का अर्थ क्या है, इनमें कौन कौन सी स्पीशीज में जहर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है सब में ही होगा, क्योंकि नेचुरल बात हो रही है, हमने पूरी धरती की हर एक स्पीशीज को एक्सप्लोर नहीं कर लिया है, क्या पता किसी में हो, ये हमें नहीं एग्जैक्टली आइडिया। तो यहाँ पे ऑल 3 आर करेक्ट। फिर देखिए 2017 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम चीज़ कह रही है कि अगर किसी रीजन से ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई होता है, जो कि यहाँ पे आर्टिकल कह रहा था, तो इसका लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। तो कह रहे हैं पॉलिनेशन सम प्लांट का एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट कुड लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। सोच के देखो क्या ऐसा हो सकता है,
आप अपना दिमाग लगाइएगा। देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट्स। क्या ये हो सकता है? ये तो नहीं हुआ क्योंकि ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं होने जा रहा है, लेकिन फिर कह रहे हैं कुड लीड टू अ फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स। तो क्या ऐसा हो सकता है? आप अपना दिमाग लगाइए। तो अपने आप से पूछिए, जब कभी एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्या नहीं हो सकता, आखिर हो क्यों नहीं सकता, ऐसा क्या है? अगर बटरफ्लाई की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करेगी तो यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड स्पीशीज होंगे क्या उन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे 1 and 3 इज दी राइट वन। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।